हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। देखिए, आज के टॉपिक में मैं कंप्लीट लाइफ प्रोसेसेस का रिवीजन करा दूंगा 1 घंटे में। देखिए, लाइफ प्रोसेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर करवा दूंगा। इट विल बी लाइक अ फास्ट ट्रैक रिवीजन। देखिए, लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन है। तो वी नो दैट न्यूट्रिशन टू टाइप्स, वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। इसका मतलब द ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड, the organism which can make their own food considered as autotrophic, and such mode is autotrophic mode of nutrition. तो इसमें हम किसे इंक्लूड करते हैं? प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गे को इंक्लूड करते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खुद का फूड बना सकते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर सच एज CO2 H2O को यूज करके ये ग्लूकोज बना सकते हैं। इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बुलाएंगे। डेफिनेशन इज क्लियर। एंड क्या बोला मैंने? ये अपना फूड कैसे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो यू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या है भाई? लाइट। तो मतलब लाइट बेस्ड सिंथेसिस ऑफ व्हाट? फूड। यहां पे फूड का मतलब ग्लूकोज। तो CO2 प्लस H2O कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 प्लस O2 प्लस। तो आप बैलेंस कर सकते हो 6CO2 12H2O। तो क्या होगा? एक ग्लूकोज मिला C6H12O6, देन 6O2 6H2O, लाइट एंड द पिगमेंट इज क्लोरोफिल। तो यह है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। अब हम एक काम करते हैं, आपका एनसीईआरटी के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो दिया है उस पर फोकस करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस कहां होगा? प्लांट्स में। एग्जैक्टली व्हाट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस? ग्रीन पार्ट्स। सो ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन पार्ट्स का मतलब, यस वी नो, मेजर ग्रीन पार्ट तो लीफ है। तो लीफ इज द मेजर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली लीफ में जो सेल है वो है मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होगा। ये देखिए, इसे मैं लीफ कंसीडर करूंगा तो ये सारे सेल्स कौन से सेल्स होंगे? मीसोफिल सेल्स होंगे। और इन सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल है, ये देखिए, ये जो ऑर्गेनल है जिसे आप 9th क्लास में पढ़े, किचन ऑफ द सेल, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। कुछ इस तरह होगा। एंड ये जो एम्प्टी स्पेस है इसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे। एंड इस एम्प्टी स्पेस, स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम थाइलाकॉइड बुलाएंगे। दीज आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स विच आर इंटरकनेक्टेड। So the bunch of thylakoids is known as grana. So the empty space is stroma. Inside we have grana. So in this way we have 2 compartments. The first one is this one. Grana is the site for light reaction. Why? Because यहाँ पे pigments होंगे। यहाँ होता है pigment system. क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, सारे फोटो सिस्टम्स होते हैं। सो ग्राना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन एंड दिस स्ट्रोमा, ये जो पूरा जगह है ना, ये जो पूरा जगह है ना, ये जो स्ट्रोमा है, दिस इज साइट फॉर डार्क रिएक्शन। यहां पे डार्क रिएक्शन होगा। तो what are the 3 steps of photosynthesis? First point, the light energy is trapped by these pigments. हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। आप साथ में एनसीईआरटी रखो, यहां आपका नोट्स साथ में रखिए, हाइलाइटर यूज करिए। फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय व्हाट? क्लोरोफिल। एंड द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी सच एज ATP, NADPH। ये कैसे पॉसिबल होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। Then the last step is conversion या reduction of CO2, reduction of CO2 into C6H12O6 या carbohydrates या sugars। ये है photosynthesis process, the 3 steps of photosynthesis and photosynthetic reaction and autotrophs के बारे में मैंने बात किया। आया समझ में? हाँ, मैं स्पीड कराऊंगा बिकॉज मुझे कंप्लीट चैप्टर, सी ये रिवीजन है। आपको यदि डिटेल चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक करिए। कंप्लीट फोटोसिंथेसिस टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। सो इट इज रिवीजन, राइट? अब यहां पे देखिए, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है फिर? देखिए, हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब हेटेरो, व्हाट इज हेटेरो? हेटेरो मींस अदर्स। हेटेरो का मतलब अदर्स, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। Here the organisms get food या derive nutrition from other organisms. किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ह्यूमन है किसी पे डिपेंड कर रहा है, कोई एनिमल है किसी और एनिमल पे डिपेंड कर रहा है, या प्लांट पे डिपेंड कर रहा है।
सो दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स डिराइव फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अब यहां देखिए इसमें टाइप्स जो है पैरासाइटिक, व्हाट इज पैरासाइटिक, यू नो एक ऑर्गेनिज्म है किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। इफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिपेंडिंग ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी कोई एक पैरासाइट ले लो, जैसे आप बैक्टीरिया की बात करो, प्लाज्मोडियम की बात करो, टिक्स लाइस बेस्ट एग्जांपल है ना, एनसीईआरटी में क्या दिया है, टिक्स लाइस। एंड प्लांट्स में भी दिया है कस्क्यूटा, ये सब पैरासाइट, दिस इज पैरासाइटिक प्लांट, कस्क्यूटा इज अमार्बल इज अ पैरासाइटिक प्लांट एंड दीज आर सम एग्जांपल। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, सिंपल है, एक पैरासाइट होस्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। अब यहां देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब ऑर्गेनिज्म डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हुए उनको एनर्जी मिलेगा। दोनों में डिफरेंस समझ आया। यहां पे ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंड करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड कर रहा है, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर रहा है। फिर होलोजोइक का मतलब क्या है, होलोजोइक का मतलब ऑर्गेनिजम्स दे इंजेस्ट द फूड, इंजेशन के बाद डाइजेशन होगा, प्रॉपर एंजाइमेटिक डाइजेशन जो कि अभी पढ़ाऊंगा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, और जो अनडाइजेस्टेड है उसका रिमूवल होगा, एजेशन होगा। तो ये जो स्टेप्स बताया अभी क्या क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन, ये सारे स्टेप्स जिस मोड, मतलब ये सारे स्टेप्स इंक्लूडेड है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेस्ट एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम, ह्यूमन, हमारा सेम मेथड है। एमीबा, आपके बुक में जो एमीबा का दिया है, इवन पैरामीशियम की भी हम बात कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर व्हाट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे आपको मैंने क्या करा दिया यहां पे, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या है, इंपॉर्टेंट था, यस सर, एंड हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स बताया। उसके बाद आप देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही बनते हैं, शुगर्स ही बनते हैं। देन प्लांट्स को जो फूड का रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है, कहां से होगा फिर, दैट इज बाय यूजिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से मतलब सॉइल में नाइट्रोजन होगा ना, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, वहां से जो भी नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट से आयनिक फॉर्म में लीफ तक पहुंचेंगे एंड प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज करके प्रोटीन्स बना लेते हैं। इन दिस वे प्लांट्स का कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस बताया, प्लांट्स का प्रोटीन सिंथेसिस बताया, हेटेरोट्रॉफिक भी क्लियर है। अब हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो आप जानते हो यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आएगा, उसके साथ ग्लैंड्स आएंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आएंगे। तो पहले मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल की बात करता हूं। देखिए ये कौन सा पोर्शन है भाई, दिस इज फर्स्ट पार्ट माउथ, है ना, एंड दिस इज सेकंड पार्ट oral cavity, and this is third part pharynx, and this is fourth part, what is that, esophagus, esophagus या food pipe बोलो, and ये जानते हो आप, ये stomach होगा, ओके, एंड बाकी ये कंप्लीट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। फिर ये क्या है सर, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लास्ट में ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ये पोर्शन क्या है फिर, दिस इज रेक्टम। सो इन दिस वे आप एलिमेंट्री कैनाल की बात किए, स्टार्ट्स विद माउथ, एंड्स विद एनस। मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करता हूं, जैसे कि ओरल कैविटी की बात करो। यहां जो ओरल कैविटी है इसमें क्या क्या होंगे, ओरल कैविटी में टीथ होगा, यस, टंग होगा, यस, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे जिसके बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूं मैं। उसके बाद फैरिंग्स की बात करो, ये फैरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, है ना, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ईसोफेगस में क्या होता है, ये जो मसल्स है ना, ईसोफेगस के जो मसल्स आपको दिख रहे हैं ना, सो दे शो मूवमेंट, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। बिकॉज ऑफ पेरिस्टालिटिक मूवमेंट फूड जो है स्लोली ओरल कैविटी से ईसोफेगस के थ्रू किस में एंटर कर रहा है, स्टमक में एंटर कर रहा है। देखिए थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स होते हैं। पर्टिकुलरली आप बता रहे हो ईसोफेगस में जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स है, बिकॉज यहां का जो मसल लेयर्स है ना,
यहाँ पे मसल, ऐसे वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होते हैं, उसमें से मसल या मस्कुलरिस लेयर की वजह से ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ स्पिंक्टर भी होगा। सपोज ये देखिए, ये स्टमक है तो यहाँ स्पिंक्टर होता है, सो दिस इज ईसोफेजियल स्पिंक्टर। फिर यहाँ पाइलोरिक स्पिंक्टर होगा। फिर मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज डिओडिनम, सेकंड पार्ट इज जेजुनम, थर्ड पार्ट इज इलियम। ऐसे डीजे याद रखिए ऑर्डर के लिए। सो दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट इंटेस्टाइन का डिओडिनम होगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में दिस वन, द फर्स्ट पार्ट, इसे सीकम बोलो, सीकम। और एंड ये पूरा अभी जो ये देखिए यहां से लेके यहां तक, ये पूरा क्या है, कोलन, यहां तक कोलन। एंड दिस इज लास्ट पार्ट रेक्टम। तो दिस इज असेंडिंग एंड दिस इज ट्रांसवर्स एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलन। ऐसे आप बता सकते हो एलिमेंट्री कैनाल को। आया समझ में? यहां पर भी स्पिंक्टर्स होते हैं। यहां जो रेक्टम है ना, यहां रेक्टम जो लास्ट पार्ट होता है, यहां पे एनल स्पिंक्टर होगा। रेक्टम, दिस इज रेक्टम, राइट? तो यहां पे एनल स्पिंक्टर होगा, एनस जो ओपन हो रहा है, माउथ टू एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो मैं मेन पॉइंट बता दिया, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट पे फोकस करो। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स बता दिया, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स बता दिया। आ रहा है समझ में? मैं बताया ये सारा टॉपिक्स आपको डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वहां जाइए। ये तो अभी आपका ऑलरेडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आई थिंक प्री बोर्ड्स भी हो गया, आपका प्रिपरेशन भी हो गया, ये मान के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अभी तो आपको फास्ट रिवीजन चाहिए ना, इसलिए ये वीडियो बन रहा है। तो ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स में क्या है सर? ग्लैंड्स में आप देखिए ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स है। ओरल कैविटी में क्या है? ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सलाइवा। अब यहां क्या डिस्कस कर सकते हैं सलाइवा में? आप जानते हो सलाइवा में एक एंजाइम है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। डाइजेशन पर्पस एक ही एंजाइम है, डाइजेशन पर्पस ओरल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड्स में एक ही एंजाइम है, वो है सलाइवरी अमाइलेज। इसका एक्शन क्या होगा? सलाइवरी अमाइलेज जो है स्टार्च पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू ग्लूकोज, द सिंपल मॉलिक्यूल। देखिए डाइजेशन का मतलब क्या है? अ लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कन्वर्टेड इनटू सिंपल स्मॉल सॉल्युबल, दैट इज व्हाट डाइजेशन। तो स्टार्च का डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट होगा। मानिए 30% स्टार्च का डाइजेशन ओरल कैविटी में कंप्लीट होता है। यू नो दैट, चूइंग, मैस्टिक, चूइंग की बात कर रहा हूं, सलाइवा ऐड हो रहा है फूड को। So because of that digestion process initiated by salivary gland, saliva, protein and fat का digestion oral cavity में नहीं होगा। Next one देखिए, gastric glands की बात करते हैं। अभी आपको स्टमक बनाया है हमने। gastric gland से जो जूस आता है वो है gastric juice। और गैस्ट्रिक जूस की बात करते हो तो गैस्ट्रिक जूस की बात करते हो तो क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में HCl होगा, म्यूकस होगा, उसके साथ साथ भाई HCl म्यूकस के साथ एक एंजाइम याद रखेंगे आप, पेप्सिनोजन। तो HCl is the one that converts the pepsinogen inactive enzyme into active pepsin. Not only that, HCl का एक फंक्शन बता दिया यहां पे, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। एंड आपका जो फूड में अगर कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया है, तो ये HCl की वजह से स्टमक में एसिडिक कंडीशन क्रिएट हुआ। सो वो पैथोजन का killing of pathogen is another function of HCl. So that is, so 2 functions are there. Now see, this is stomach, okay? स्टमक में HCl की वजह से यहां पे एसिडिक है ना, सो द गैस्ट्रिक एपिथेलियम कैन बी डैमेज्ड, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज वी हैव म्यूकस। सो म्यूकस कोटिंग इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम HCl एक्शन। HCl एक्शन से म्यूकस का लेयर गैस्ट्रिक एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेक्रीशंस, उनके फंक्शंस बता दिया, सलाइवरी ग्लैंड्स का भी बता दिया। अब हम बात करेंगे पैंक्रियास का। क्या है सर पैंक्रियास का क्या रोल? इधर देखिए, सपोज मैंने यहां बोला दिस इज स्टमक। अब यहां जो एसिडिक फूड था जिसे काइम बुलाएंगे, विच इज नोन एज काइम, इट एंटर्स इनटू डिओडिनम। अब यहां क्या है? पैंक्रियास है। पैंक्रियास अपना पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, बट द एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियास एक्टिव इन द एल्कलाइन मीडियम। अब ये फूड कैसा है? एसिडिक है, तो ऊपर से बाइल जूस रिलीज होगा। यू नो दैट, लीवर से क्या सेक्रेट होता है? बाइल जूस सेक्रेट होता है। सो बाइल जूस जो है
बाइल पिगमेंट्स होंगे, इसमें बाइल पिगमेंट्स होंगे और इसमें बाइल सॉल्ट्स होंगे, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स होंगे। सो दिस बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, ये जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है एंड यहां पे क्या कर रहा है सर, एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में बता दूं आपको, ट्रिप्सिन एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेशन में, पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द स्टमक, पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द स्टमक, ट्रिप्सिन इज कमिंग फ्रॉम पैंक्रियास। क्या क्या आता है यहां पे पैंक्रियास से, एक तो ट्रिप्सिन बता रहा हूं मैं, ट्रिप्सिन के साथ पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जस्ट लाइक सलेवरी अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लिपेज, ये सब आते हैं। सो अमाइलेज एक्टिंग ऑन स्टार्च एंड लिपेज एक्टिंग ऑन फैट्स। हो गया पैंक्रियाटिक। लिवर से बाइल जूस आया, भाई ऐसा एक ही सेक्रेशन है या जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। अभी तक जो भी ग्लैंड्स बता, सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियास, all these gland secretions include enzymes, but bile juice do not have any kind of enzyme. There is no enzyme in bile juice, only यहाँ पे bile pigments है, bile salts है। So what is the role of these bile salts? What is the role of this bile juice? भाई bile salts जो है ना, अच्छे से याद रखो, फैट्स जो होते हैं ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, उनके ऊपर डायरेक्टली लिपेज एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता। देखिए लिपिड्स का डाइजेशन के लिए हमें लिपेज चाहिए, लिपेज डायरेक्टली इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, लिपिड्स को, लार्ज मॉलिक्यूल को। तो बाइल सॉल्ट्स आर हेल्पिंग, बाइल जूस हेल्पिंग इन एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है फिर, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स ऑन विच लिपेज कैन एक्ट। आया समझ में? सो बाइल जूस का क्या पर्पस है, एमल्सिफिकेशन। बाइल जूस का क्या पर्पस है, क्रिएटिंग एल्कलाइन मीडियम, एक्टिवेटिंग लिपेजेस, ऐसे आप लिखिए। लास्ट में क्या है, इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइन में है, वहां इंटेस्टिनल जूस की बात होगी। इंटेस्टिनल जूस में सारा, सी इंटेस्टाइन इज द लास्ट वन, मतलब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एग्जैक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल फेज ऑफ डाइजेशन होगा, फाइनल डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन, where we get glucose from starch, carbohydrates totally converted into glucose या monosaccharides, proteins are converted into amino acids, fats are converted into fatty acid, fats are converted into fatty acid as well as glycerol. So the final phase of digestion as well as final phase of absorption intestine में देखेंगे, intestinal juice की वजह से। आया समझ में? हो गया ना, आपके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है सिंपल बन गए, इनसॉल्युबल बिकम सॉल्युबल। ये है इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के बारे में। अब आप एक और पॉइंट, मैं विलय के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे देखिए विलय की बात कर रहा हूँ, इंटेस्टिनल विलय बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ये जो विलय है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड विलय। दे आर रिच इन ब्लड वेसल्स, दिख रहा है आपको, लुक एट हियर, दीज ऑल आर ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। सो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सो ये था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन मैंने कंप्लीट किया, डाइजेस्ट, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सेक्रीशंस, विलय का क्या पर्पस है, ये था न्यूट्रिशन। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? यस सर। सो कोशिश करो, साथ में स्पीड करना है, हमें स्पीड करना है, रिवीजन की बात हो रहा है। एंड ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, ज़रूर वीडियो को, एवरीवन लाइक, पहले लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। आप वीडियो को लाइक किए, आगे बढ़ सकते हैं फिर। एंड ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, शेयर करिए, इस वन शॉट वीडियो को शेयर करिए, फास्ट रिवीजन होगा, सबके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। देखिए देयर आर टू टर्म्स, व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ब्रीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। एक्सहेलेशन में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ CO2। ये ब्रीथिंग है। देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन टू डिफरेंट है। अभी मैंने क्या किया? मैंने इनहेल किया, इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन लिया, किस लिए लिया? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, दैट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड, पर्टिकुलरली ग्लूकोज। हम रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो एरोबिक होगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, breakdown of glucose is anaerobic respiration. In the presence of oxygen, breakdown of glucose या food is aerobic respiration. दोनों टर्म्स भी क्लियर हो गया। आपको एक बेसिक पॉइंट बताता हूं,
मैं दोनों एरोबिक एक्सप्लेन करूंगा, एनारोबिक भी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप ये बेसिक पॉइंट समझो, ये एक सेल है, कोई भी सेल समझो, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी सेल समझो, व्हेनेवर ग्लूकोज एंटर्स इनटू द सेल, देखो मैंने पहले ही बताया, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ईस्ट, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जैसे ही सेल में आता है एक कॉमन पाथवे होगा जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, जिससे आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक पाइरुवेट में 3 कार्बन है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म। एंड कहां होगा? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑब्जर्व्ड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। फर्दर द पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स in aerobic respiration, the pyruvate enters into mitochondria. In case of anaerobic respiration, the pyruvate remains in the cytoplasm, converted into ethanol. In case of muscle cell, during vigorous workout, in the absence of oxygen, the pyruvate is converted into लैक्टिक एसिड। तो मैंने क्या बताया? पाइरुविक एसिड। देखो ग्लाइकोलाइसिस तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में होगा, कॉमन पाथवे है, साइटोप्लाज्म में होगा, यू विल गेट एनर्जी एंड 2 पाइरुविक एसिड्स, 2 ATP आल्सो, 2 पाइरुविक एसिड। द पाइरुविक एसिड एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। यू नो माइटोकॉन्ड्रिया? यस, वहां क्रेब्स साइकिल होगा। कहां? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर वो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है तो पाइरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अगर वो मजल सेल है वहां लैक्टिक एसिड होगा, वो भी कंडीशन है। मजल में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लुक एट दिस फ्लो चार्ट, सी ग्लूकोज 6 कार्बन्स, साइटोप्लाज्म में क्या मिला आपको? पाइरुविक एसिड मिला। एनर्जी भी मिलता है, बोला मैंने, ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी भी मिलता है। देन नेक्स्ट, इफ इट इज ईस्ट, फंगस है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, वहां पाइरुविक एसिड क्या बना? इथेनॉल बना, CO2 प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी मिला, कितना? 2 ATP मिलेगा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP। देन पाइरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर इन द मसल सेल, लैक्टिक एसिड देगा। पाइरुवेट में 3 कार्बन, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन, नो CO2, यहां CO2 रिलीज नहीं होगा, एनर्जी आएगा यहां पर भी 2 ATP। नाउ लिसन, पाइरुविक एसिड, अगर हम एरोबिक की बात करते हैं, पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या देगा? CO2, वाटर एंड ह्यूज एनर्जी वी गेट, लगभग 30 ATP। तो ओवरऑल यहां पे अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATPs आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, नेट ATP, और सॉरी टोटल ATP ग्लाइकोलाइसिस में 8 है, क्रेब्स साइकिल में 30 है। ओवरऑल एक ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP आएगा, एनारोबिक में 2 ATP आएगा। आया समझ में? आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? सो ये था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद सारे टर्म्स एक्सप्लेन किया। अब इधर फोकस करो। अरे ये तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आपको दिख रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या होता है? यहां से स्टार्ट करो। ये नॉस्ट्रिल होगा, फिर नाजल कैविटी होगा, नासोफैरिंग्स होगा, ठीक है। या हम NCERT फिगर देख लेते हैं। सो दिस इज नाजल पैसेज, नासोफैरिंग्स, ओके। फिर यहां पे क्या होता है? लैरिंग्स होगा, देन ट्रैकिया होगा, ब्रोंकाई होगा, ओके, दिस इज ब्रोंकाई। देन उसके बाद ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। सो यू नो द ऑर्डर, मैं जस्ट यहां पे ये कर रहा हूं। So this is trachea, right? This is trachea and this is larynx, यहाँ पे larynx होगा। उसके बाद देखिए trachea divides into bronchi, further bronchioles, bronchioles के बाद लास्ट में क्या होते हैं? alveoli होगा, लास्ट में alveoli होगा। You know each and every part। तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पॉइंट पे आ जाता हूँ, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये समझिए एयर पैसेज है, ये समझिए फूड पैसेज। तो जो आप फूड, ये देखिए फूड आया, किस में जाना चाहिए? फूड पैसेज में जाना चाहिए। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी इसमें भी आ सकता है, एयर पैसेज में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सी द ओपनिंग ऑफ एयर पैसेज इज कॉल्ड ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। ये दिख रहा है कार्टिलेजिनस फ्लैप, एपिग्लॉटिस है वो। सो जब आप स्वालो करते हो,
या फूड जा रहा है, तो क्या ये जो एपिग्लॉटिस कार्टिलेज इसको क्या करता है, क्लोज कर देता है, क्लोज कर देता है। तो फूड ईसोफेगस में ही जाएगा, फूड पाइप में ही जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस कंसेप्ट समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में देखिए ऐसे इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, सी शेप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। दे प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए ब्रोंकाई में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, ये ब्रोंकाई में भी, इवन इनिशियल ब्रोंकियोल्स में भी होते हैं। इनिशियल ब्रोंकियोल्स हो गया, ग्लॉटिस समझा दिया, एपिग्लॉटिस समझा दिया, कार्टिलेजिनस रिंग्स हो गया। नाउ दिस इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए ये एल्वियोलाई समझिए, एल्वियोलाई एंड दिस इज ब्लड वेसल। सो साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, एग्जिट ऑफ CO2, दिस इज द सरफेस एरिया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां होगा एल्वियोलाई ब्लड वेसल, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज पार्ट, ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट है, यहां से लेके ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट है। एल्वियोलाई इज एक्सचेंज पार्ट। बाकी आप जानते हो inhalation, exhalation. So this is your diaphragm which is dome shaped, and this dome shaped diaphragm moves downward. diaphragm का मूवमेंट कैसे होता है, नीचे की तरफ होता है। कब, इनहेलेशन के टाइम। एक्सहेलेशन के टाइम पे ऊपर की तरफ होगा। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया। देखिए आपको डाउट होगा, ऑफ कोर्स डाउट यदि आता भी है तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसे जा रहा है, समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा है वीडियो, अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट करिए। लाइक करना भूलना नहीं है। आपको मैं अभी नेक्स्ट वन शॉट वीडियो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पे बनाऊंगा, रिप्रोडक्शन पे, हेरिडिटी, सारे आ जाएंगे। तो लाइक एंड कमेंट करना ज़रूरी है, एंड शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो ये सारा टॉपिक समझ आ गया। आपको जब कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, मेजर ट्रांसपोर्ट फ्लूइड क्या है हमारे बॉडी में। देखो ट्रांसपोर्टेशन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। अभी ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, लाइक ग्लूकोज है, ज़्यादा फास्ट हो रहा है सुनो, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को डेस्टिनेशन सेल्स तक पहुंचाना है। वी नीड अ बॉडी फ्लूइड, यस, सो वी हैव अ बॉडी फ्लूइड ब्लड, वी हैव बॉडी फ्लूइड लिम्फ। ऐसे ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम मेजरली किस पे फोकस करेंगे, हमारा मेजर बॉडी फ्लूइड ब्लड एंड लिम्फ है। तो पहले ब्लड पे फोकस करते हैं हम लोग। लुक एट ब्लड हियर। ब्लड में क्या होता है भाई, ब्लड में देखिए ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड में क्या है, ये देखिए, ये ब्लड वेसल समझिए। सो दिस इज ब्लड। ब्लड में क्या है, ब्लड प्लाज्मा। कितना परसेंट है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा 55% है। बाकी ये जो बाकी 45% वी हैव सेल्स, 45% वी हैव कार्पकल्स या वी हैव सेल्स, ठीक है। तो यदि मैं सेल्स की बात करता हूं, यू नो RBC, यू नो WBC, यू नो प्लेटलेट्स, दीज ऑल आर ब्लड सेल्स या ब्लड। RBC में पता है आपको, RBC के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। WBC में आप जानते हो ग्रैन्युलोसाइट, एग्रैन्युलोसाइट, इनका काम क्या है, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। प्लेटलेट्स आर फॉर ब्लड क्लॉटिंग पर्पस, ब्लड क्लॉटिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। यू नो थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बोप्लास्टिन्स आते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। फाइब्रिनोजन इज बेस्ट एग्जांपल फॉर अ क्लॉटिंग फैक्टर। वी हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, पढ़ोगे आप 11th क्लास में, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, है ना, ये सब क्लॉटिंग फैक्टर्स है। तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा ये पूरा फ्लूइड है ना सर, प्लाज्मा तो मेजरली इसमें H2O होगा। प्लाज्मा क्या है, वाटर है, 90% वाटर है प्लाज्मा में, फिर बाकी 2 to 8%। वाटर कितना बोला, 90%। प्लाज्मा में 90% वाटर है, 2 to 8% प्रोटीन्स होंगे, अभी जो बताया ना, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, और उसके बाद मिनरल्स 1%, अदर मिनरल्स हो, ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो, न्यूट्रिएंट्स हो, हार्मोन्स हो, ये सब प्लाज्मा में रहेंगे। सो ब्लड का कंपोजिशन क्लियर हुआ। अरे मेजर टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज दैट, ह्यूमन हार्ट के बारे में मैं बता रहा हूं। ह्यूमन हार्ट का भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक दिया है, वहां चेक करिए। यदि आराम से पढ़ना है, मैं 30 मिनट बात किया ह्यूमन हार्ट के ऊपर, तो वहां आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, डिटेल में मिल जाएगा। अब हमें फास्ट करना होगा। तो क्या है सर, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे, एक रफ फिगर यहां समझ लेते हैं, ठीक है। एंड और एक बात, ह्यूमन हार्ट का इजी ट्रिक, ये जो दिखने में इतना टेंशन मत लो इसको देख के, मैंने सिंपल तरीका, देखिए मेरा चैनल में
इजी वे टू ड्रॉ ह्यूमन हार्ट बोल के ऐसा कुछ होगा, आप वहां पे देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा, वहां से कर लेना। अब देखो, इसको देख के टेंशन मत लेना, आप 1 मिनट में सीख जाओगे। नाउ सी दिस वन, ह्यूमन हार्ट में वी हैव 2 रिलेटिवली स्मॉल auricles and 2 relatively large ventricles. Now this is left atria and this is left ventricle. This is right atria and this is right ventricle. हो गया? These 2 atria not in contact, interatrial septum. 2 ventricles not in contact, interventricular septum. हो गया? एंड ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, बिकॉज ब्लड तो इधर से ही आता है ना, ब्लड तो इधर से आता है, इधर से मतलब लंग से आता है। सो यहाँ पे पल्मोनरी वेन होगा जो ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड हियर दीज 2 आर इन कॉन्टैक्ट, आई सेड लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो देयर इज ओपनिंग हियर, या क्या होता है, ओपनिंग होता है। यस, ये देखिए यहां पे ओपनिंग होगा, यहां ओपनिंग होगा। सो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द एलए से एलवी में आएगा, फिर यहां से देखिए ऐसे एयोटा लेके जाता है, एयोटा लेके जाता है। देन यहां देखिए दिस इज वेना केवा, डीऑक्सी ब्लड लेके आता है। दिस इज इंफीरियर वेना केवा एंड दिस इज सुपीरियर। सो वेना केवा से डीऑक्सी ब्लड आरए में आया, आरवी में, फिर कहाँ जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को लेके जाएगा। इधर भी देख सकते हो, ये फिगर ठीक है ना, ये फिगर में देख लो। सो पल्मोनरी वेन्स जो है, लुक एट हियर, पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग विच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेयर सर, फ्रॉम लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगे किसमें, लेफ्ट एट्रिया में, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ गया देख के बताइए, एयोटा के थ्रू सिस्टम्स को सप्लाई हो जाएगा, ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाएगा। नाउ दिस इज वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, दिस इज सुपीरियर वेना केवा। अपर पार्ट से जो ब्लड लेके आता है डीऑक्सी ब्लड, लोअर पार्ट से डीऑक्सी ब्लड, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। सो दे ब्रिंग द ब्लड, डीऑक्सी ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, सी राइट वेंट्रिकल, देन देखिए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज, CO2। आप जानते हो आर्टरीज में, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, CO2। वेन्स कैरी डीऑक्सी ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ऑक्सी ब्लड। तो हार्ट के चैम्बर्स समझ में आ गया, वॉल्व समझ में आ गया। यहां पे देखिए ये जो ओपनिंग है ना, हियर बिटवीन LA एंड LV वी हैव बाइकास्पिड, 2 मस्कुलर फ्लैप्स, बाइकास्पिड या मिट्रल। यहां पे देखिए बिटवीन RA RV, हियर इट इज ट्राइकास्पिड या ट्राइकास्पिड वॉल। और यहां देखिए सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं। ये जो एयोटा दिख रहा है आपको, एयोटा, यस, ये पोर्शन, जस्ट अ मिनट मैं क्लियर कर देता हूं यहां पे। ओके, यहां पे होगा, सी दिस इज सेमिल्यूनर वॉल, सेमिल्यूनर वॉल, बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, बेस ऑफ द एयोटा। सो क्या क्या वॉल्स पढ़ा, AV वॉल सच एज बाइकास्पिड, ट्राइकास्पिड, एंड दीज आर सेमिल्यूनर वॉल्स। हो गया हार्ट का, हार्ट के बारे में समझ गए। बाकी आप जानते हो ह्यूमन हार्ट पे क्या क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। इफ देयर आर 4 चैम्बर्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरफ जाएगा, ये देखिए इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों का मिक्सिंग नहीं होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट में, सच एज एव्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्स है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा। ऑक्सीजन इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इफेक्टिवली सेल्स को रीच होगा, सो सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। बिकॉज वी नो बर्ड्स एंड मैमल्स आर थर्मोरेगुलेटर्स, दे नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर्स, है ना, थर्मोरेगुलेटर्स है, वो एक इंपॉर्टेंट है। एंड ब्लड प्रेशर कैसे मेजर, स्पेग्मो मैनोमीटर की बात करो। देन व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, यू नो हार्ट के थ्रू ब्लड 2 बार जाता है। ये देखिए पहली बार, ये देखिए पहली बार ब्लड ऑक्सीजन को लेके गया ऑर्गन्स को, ऑर्गन से सेम ब्लड CO2 को लेके जाएगा, सो 2 बार गया, है ना, दैट इज डबल सर्कुलेशन। एक काम करते हैं, इधर देखो ये फिगर क्लियर है, लुक एट हियर, ये लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट में आया, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को डिलीवर कर दिया ब्लड, इस बार CO2 को लेके जा रहा है, इस बार CO2 को लेके जा रहा है, लंग्स को लेके गया। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे, द ब्लड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हार्ट ट्वाइस, अ सिंपल डेफिनेशन फॉर डबल सर्कुलेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन,
इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये देखिए, ये सिस्टम्स को जब ब्लड सप्लाई होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, लंग्स के टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द लंग्स, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो आपको यहाँ टर्म्स दिख रहे हैं, गो थ्रू दिस। बाकी कार्डियक साइकिल आप जानते हो, 3 स्टेप्स में समझ सकते हो आप। एट्रियल, ओवरऑल जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था, ह्यूमन हार्ट के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट भी गए, कमेंट सेक्शन में बताइए, या मैं आपको वहाँ पे कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा, या कुछ वीडियोस डेफिनेटली रहेंगे। अब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? जैसे अभी तक तो आप ब्लड की बात की, ह्यूमन हार्ट की बात की, ब्लड वेजल्स के बारे में, आर्टरीज, वेन्स की बात की। अब हम प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देखिए, एक तो जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होगा। तो जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? 2 थियरीज आर देयर। One is called root pressure theory. One is called root pressure theory. Another one is a transpiration pull theory. So transpiration pull theory, देखिए, पहले रूट प्रेशर फॉलोड बाय ट्रांसपिरेशन पुल, अच्छे से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉइल में जो भी मिनरल्स है रूट जाइलम में आएंगे। क्या आएंगे सर? मिनरल्स। द मिनरल्स आर taken up actively. Active का मतलब ATP is required. So active transport of minerals into root xylem creates hypertonic condition in the root xylem. Hypertonic हो गया, solvent कम है. Because of this, water rush from soil into the root xylem. Because of that, pushing of water is observed. मैं रिपीट करता हूँ, रूट प्रेशर को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनरल्स आर एक्टिवली टेकन अप इनटू द रूट xylem so that hypertonic condition created, solutes more, solvent less. So because of this gradient, water from the soil diffuses into the root xylem. Osmosis होगा या ठीक है? तो ये वाटर सॉइल से रूट जाइलम में जाके एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा. उस पॉजिटिव प्रेशर को ही रूट प्रेशर बोलो. बिकॉज ऑफ विच पुशिंग ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड अप टू सर्टेन हाइट्स, स्मॉलर हाइट्स तक होगा. तो रूट प्रेशर इज सफिशिएंट. इन केस ऑफ हर्ब्स, श्रब्स, स्मॉलर प्लांट्स में रूट प्रेशर की वजह से पहुंच जाता है लीफ तक वाटर. लेकिन टॉल प्लांट्स है तो रूट प्रेशर की वजह से टॉल प्लांट्स में मतलब मैक्सिमम हाइट्स तक वाटर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है. उसके लिए ट्रांसपिरेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट है टॉल प्लांट्स में, उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन पुल भी होगा. व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन पुल? यू नो, लीफ हैज स्टोमेटा, यहाँ पे स्टोमेटा होता है ना, ओपनिंग्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिमूव होगा. सो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एज transpiration. And because of transpiration, what is observed, sir? Because of transpiration, a pull is created, negative pressure is created. So pulling of water observed. यहाँ क्या बोल रहा था? रूट प्रेशर, पुशिंग ऑफ वाटर. यहाँ क्या? पुलिंग ऑफ वाटर. तो वाटर ऐसे इवापोरेट होता जाएगा तो नीचे से सक्शन होता रहेगा. नेगेटिव प्रेशर की वजह से पुलिंग ऑफ वाटर होगा. तो ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम बताया. फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? फूड ट्रांसपोर्ट की बात करो, यू नो दैट फूड कहाँ बनता है? अभी तो बताया लीफ में, मेसोफिल सेल में. तो सपोज दिस इज लीफ, कंसिडर दिस एज पी फॉर फ्लोएम. यहाँ सेल्स है तो यहाँ जो फूड बना फ्लोएम में जाना चाहिए. लुक इट हियर, दिस इज द सेल. ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसिस हुआ एंड द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज. याद रखो, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. सो दिस सुक्रोज इज टेकन अप. लोडिंग बोलता हूं या एक्टिव बोलता हूं. एक्टिवली टेकन अप जस्ट लाइक मिनरल्स. सो इट रिक्वायर्स एटीपी. लोडिंग रिक्वायर्स एटीपी. सो द सुक्रोज एंटर्स इनटू सीयू ट्यूब. दिस इज कंसिडर दिस एज सीयू ट्यूब. ये देखिए यहां तक फ्लोएम बोला ना, यहां तक आ गया सुक्रोज एंड इट इज क्रिएटिंग हाइपरटोनिक कंडीशन. सी, यहां जो सुक्रोज आया ये हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट किया तो जाइलम से वाटर आएगा. बिकॉज यहां हाइपरटोनिक है, सॉल्वेंट कम है, सोल्यूट्स ज्यादा है, सुक्रोज ज्यादा है, वाटर कम है तो बगल से वाटर आ जाएगा एंड क्रिएटिंग अ प्रेशर. सो यहां लोडिंग हुआ था कहां पे? लीफ सेल में. तो बिकॉज ऑफ दैट द वाटर इज कैरिंग सुक्रोज टू द डेस्टिनेशन. जैसे कि रूट सेल हो सकता है, टारगेट सेल तक पहुंचा देगा. यहां अनलोडिंग होगा, सुक्रोज का अनलोडिंग होगा तो यहां पर भी एटीपी कंज्यूम होगा. सो अनलोडिंग. ओके, so this is loading of sucrose into the CU tube, unloading, and this is called pressure flow. Pressure flow. वाटर आके प्रेशर क्रिएट किया, जस्ट लाइक सेम मैकेनिज्म है. यहाँ पर वाटर जाइलम से आने की वजह से
क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर फ्लो की वजह से आपका जो देखिए कहाँ था, लीफ से लेके कहाँ तक पहुंच गया, रूट सेल तक सुक्रोज पहुंच जाएगा। देन प्लांट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज ट्रांसलोकेशन, इसको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हो। यहां पर भी एटीपी खर्च होगा, अच्छे से समझो। यहां वाटर ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल है, सॉइल टू इवापोरेट, लेकिन फूड ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड एज बाई डायरेक्शनल, लीफ टू द रूट। इवन स्प्रिंग सीजन में रूट से बर्ड्स को भी ट्रांसपोर्ट होता है, बाई डायरेक्शनल। इवन मल्टी डायरेक्शनल बोलो, बाई डायरेक्शनल बोलो, मल्टी डायरेक्शनल बोलो। ये था ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। आया समझ में सबको, है ना? फास्ट तो जा रहा हूं मैं, आप जानते हो, लेकिन जरूरी भी है। इट इज़ अ रिविजन, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ फास्ट ट्रैक रिविजन। समझ आया वीडियो, टॉपिक समझ आ रहे हैं ना? यस सर। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं देखिए सारा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई एम कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब होगा एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करो। मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, बॉडी में कैटाबॉलिज्म के टाइम पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, फैट का ब्रेकडाउन, बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि CO2 प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, या यूरिया प्रोड्यूस हुआ, यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज अ एक्सक्रीशन, एंड वी हैव a well developed excretory system. ये देखिए, a pair of kidneys, yes आपको दिख रहा है, a pair of kidneys, a pair of ureters, a single urinary bladder and a single urethra. And look at here, this is the renal artery, the one that brings blood into the kidney. Blood को लेके आता है filtration purpose into the kidney. Renal artery है, see renal artery है, तो renal artery blood लेके आएगा किडनी में, किडनी के अंदर filtration हो जाएगा। Then this is renal vein, filtered blood carried away by renal vein। हो गया। ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को बता दिया। देखिए रीनल वेन बताया, रीनल ऊपर तो सब एड्रिनल ग्लैंड्स है, मैं कंट्रोल में पढ़ाऊंगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। डॉर्सल एयोर्टा, यूरेटस, ब्लैडर, यूरेथ्रा, दीज ऑल थिंग्स सिस्टम में आते। लेकिन सर किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शन, सी दिस इज किडनी, ये बाहर का पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर का मेड्यूला, तो कुछ इस तरह होता है। The structural functional unit of lungs, alveoli, and here it is nephron. Nephron कुछ इस तरह होगा किडनी में, millions of nephrons आते हैं। इनका काम क्या है? एग्जैक्टली किडनी फिल्टर करता है। देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन सच एज किडनी का दो रोल है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर मिनरल बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? दोनों फंक्शंस ये परफॉर्म करता है सर। तो नेफ्रॉन है एग्जैक्टली, लुक एट हियर नेफ्रॉन का फिगर। नेफ्रॉन का भी मैं बहुत अच्छा सिंपल तरीका शॉर्ट्स में दे दिया कि भाई कैसे इजी वे में नेफ्रॉन को सीखे। इसको देखते टेंशन आ जाता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ईजी वे मैंने समझा दिया। आप लिंक है वहां से चेक करिए। अब देखो 2 मिनट का, 1 ही मिनट का है, देख सकते हैं आप। अब यहां देखो नेफ्रॉन में क्या होता है सर? नेफ्रॉन में क्या होता है? ये जो ब्लड है ना, फिल्ट्रेशन पर्पस आया, दिस इज अफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल, यहां ब्लड फिल्टर होगा ग्लोमरुलस में, एंड दिस इज बाउमन्स कैप्सूल। ओके वेट, दिस इज अफरेंट आर्टरियोल ब्रिंग्स द ब्लड for filtration into the nephron, and this afferent arteriole forms a tough capillary called glomerulus, and filtered blood carried away by efferent arteriole, afferent, and this is glomerulus. फिर क्या होता है? renal tubule होगा, इसे क्या बोलेंगे? Bowman's capsule, right? This is Bowman's capsule. This is Bowman's capsule. Look at here, this is Bowman's capsule, a cup shaped. Bowman's capsule के बाद this is proximal convoluted tube, and this is loop of Henle. This is distal convoluted tube, collecting duct. और ये जो blood vessels है ये सब वैसा रेक्टा होगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया। बाकी आप देखिए यहाँ पे मैंने डायलिसिस की बात किया। आप जानते हो डायलिसिस में क्या होता है? ये पेशेंट का ये जो पेशेंट से रेडियल आर्टरी के थ्रू हम ब्लड निकालेंगे इनटू द डायलिसिस चैम्बर, फिल्टर्ड ब्लड रेडियल वेन के थ्रू चढ़ा देंगे। और इसके अंदर क्या होगा? वेरी सिंपल, ये जो ट्यूब्स होते हैं सेमी परमिएबल होते हैं डायलिसिस के अंदर, ये सेमी परमिएबल है। बाहर क्या है? डायलिसिस सॉल्यूशन है। इसमें क्या है? पेशेंट का ब्लड है, पेशेंट का ब्लड। एक ही पॉइंट में समझा देता हूं पूरा टॉपिक डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी का। डायलिसिस सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा रिमेन सेम। द ओनली डिफरेंस, प्लाज्मा में वेस्ट होता है,
प्लाज्मा में वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, डायलिसिस सॉल्यूशन में नहीं होगा, तो वो वेस्ट बाहर आ जाएगा, डिफ्यूज होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, बाहर डिफ्यूज हो जाएगा, वेस्ट रिमूव हो जाए, फिर फिल्टर्ड ब्लड को वापस चढ़ा दो। वी नो दैट किडनी कभी फेल हो गया, बोथ द किडनी, इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, दोनों किडनी फेल हो गया, सो वी नीड आर्टिफिशियल किडनी अरेंजमेंट, डायलिसिस अरेंजमेंट। उसका प्रिंसिपल क्या है? ये ट्यूब्स के अंदर पेशेंट का ब्लड है, हम हेपारिन ऐड करेंगे, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, सो ब्लड, प्लाज्मा एंड डायलिसिस सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा सर। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? इसमें वेस्ट रहेगा, यहां बाहर वेस्ट नहीं होगा, तो डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव कर देंगे। ये है आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस चैम्बर। होप यू अंडरस्टूड। सारा लाइफ प्रोसेस के ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक ही सिंपल वीडियो में सुपर फास्ट वे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो पसंद आया, ज़रूर आप लाइक करना है, शेयर करिए 10th एस्पिरेंट्स को, शेयर करिए। बोर्ड्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। आगे भी मैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बाकी चैप्टर्स का वीडियोस बनाते जाऊंगा। लाइक और कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।